गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 8th चैप्टर जो है हमारा, उसका लास्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ये टॉपिक पूरा करने के बाद में हमारा जो 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में पहला कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कार्बन के साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया क्लोरोफ्लोरो कार्बन, या फिर इसको हम बोलेंगे फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फिर फ्रियोन। तो देखते हैं क्या होता है। कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन तथा फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें क्लोरोफ्लोरो या फ्रियोन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोन को शॉर्ट में अपन लिखेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फिर फ्रियोन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन का निर्माण कैसे होता है या फिर फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रियोन का निर्माण तो देखो CCl4 प्लस HF, यानी इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे। CCl4 को हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा, यानी 4 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और HF को बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, SbCl5, यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। Sb को हम बोलेंगे एंटीमनी और पेंटाक्लोराइड मतलब 5 क्लोरीन है। तो CCl4 और HF यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रियोन का निर्माण होता है, और साथ में HCl का निर्माण भी होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और CCl3F ये क्या होता है, फ्रियोन 1,1, फ्रियोन 1,1। अब देखो दोबारा देखो एक बार, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी आपसे ये से पूछे कि फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है, तो आप या तो ये अभिक्रिया लिख सकते हो, और अभिक्रिया के साथ साथ में आप लाइन अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रियोन 1,1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण हम देखते हैं कि फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं। तो फ्रियोन X, Y और Z। X सबसे पहले X की वैल्यू लिखेंगे, फिर Y की और फिर Z की। तो सबसे पहला यौगिक अपन देखते हैं CFCl3। तो CFCl3 फ्रियोन तो है ही, फ्रियोन। अब 0,1,1 कैसे आया, देखो यहाँ पर देखो X की वैल्यू क्या है, C बराबर, अगर X की जगह हम क्या लिखेंगे, C-1, यानी जितने भी कार्बन होंगे उनमें से -1 कर देंगे हम। जैसे 4 कार्बन है इस यौगिक में, 4 में से 1 कार्बन हटा देंगे तो 3 बचेंगे, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन Y की जगह हम क्या लिखेंगे, H+1, तो जितने भी हाइड्रोजन है उनमें 1 जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। Z की जगह फ्लोरीन की संख्या अपन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, CFCl3, तो ये फ्रियोन है। 0,1,1 कैसे आया, देखो C सबसे पहले X की वैल्यू रखेंगे तो C बराबर 1, C-1 है, तो कार्बन कितने इसमें देखो 1 है कार्बन, और उसमें से -1, तो 1 - 1 बराबर 0, तो 0 आ गया। फिर देखो Y की जगह क्या लिखना है, H+1, तो H इसमें है नहीं, तो 0 + 1 1, तो ये 1 आ गया। Z यानी फ्लोरीन की संख्या लिखनी है, तो फ्लोरीन कितना है इसमें 1 है, तो ये 1 लिख दिया, तो 0,1,1। इसको अपन फ्रियोन 1,1 भी लिख सकते हैं और फ्रियोन 0,1,1 भी लिख सकते हैं। फिर देखो दूसरा यौगिक CF2Cl2, CF2Cl2। अब देखो इसके अंदर पहले X बराबर, X की वैल्यू क्या है, C-1, तो कार्बन कितने इसमें 1, तो 1 - 1 0। फिर उसके बाद में Y की जगह लिखना है H+1, तो हाइड्रोजन कितने इसमें नहीं है, तो 0 + 1 1, तो ये 1 आ गया। फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इसमें कितने हैं 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट C2F2Cl4, C2F2Cl4, तो अपन सबसे पहले X की यानी C की जगह अपन C-1, तो कार्बन कितने 2, तो 2 - 1 1।
फिर देखो H+1 हाइड्रोजन है, केस में हाइड्रोजन नहीं है तो H+1 0+1 तो 1। फिर क्या है, फ्लोरीन 2 है तो अपन ने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो C2F3Cl3, फ्रीओन तो आएगा ही आएगा। फिर X की जगह क्या लिखना है, C-1 तो कार्बन कितने 2 तो 1 - 1 1। फिर Y बराबर H+1 तो हाइड्रोजन इसमें है नहीं तो 0+1 1 तो ये 1 आ गया। और फ्लोरीन कितना है 3 तो ये 3 लिख दिया। तो ये हो गया फ्रीओन का नामकरण, ठीक है। पहले X की ही वैल्यू लिखनी है, फिर Y की और फिर Z की। फिर देखो फ्रीओन के उपयोग क्या होता है। फ्रीओन का उपयोग, पहला उपयोग है अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है, फ्रिज ऐसी शीत संग्राहकों में किया जाता है, यानी जहां पर भी ठंडा किया जाता है, किसी भी चीज को ठंडा किया जाता है, या फिर फ्रिज हो या फिर एसी हो या फिर शीत संग्राहक हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो उन जगहों पे किसका उपयोग किया जाता है, फ्रीओन का। और फ्रीओन का एक नुकसान है जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है फ्रीओन, ठीक है। सेकेंड कार्बनिक यौगिक है CNG और LPG। तो सबसे पहले अपन CNG देखेंगे, तो CNG में फुल फॉर्म अपन क्या लिखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसमें मेथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें मेन यौगिक कौन सा होता है, मेथेन होता है। तो इसमें मेथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसके दहन से, यानी अगर इसको हम जलाएंगे, CNG को अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO कम निकलती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। CO2 और CO कम निकलती है, जिससे प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, यह पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, यानी जिस जगह पे पृथ्वी के नीचे पेट्रोल मिलता है, तो पेट्रोल मिलने के जस्ट पहले, पृथ्वी के पेट्रोल मिलने से जस्ट पहले क्या मिलती है, CNG गैस मिलती है। और यह LPG की तुलना में हल्की होती है। CNG गैस क्या होती है, हल्की होती है, ये आसानी से उड़ सकती है। तो हमारे जो घरों में काम में ली जाती है, जो सिलेंडर वगैरह काम में लिया जाता है, वो CNG गैस होती है। नेक्स्ट, LPG की हम बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रव पेट्रोलियम गैस। इसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी पेट्रोल को जब शुद्धिकरण किया जाता है, जब उसका प्रभाजी आसवन द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उस टाइम पे LPG गैस प्राप्त होती है। जैसे अपन किसी जल को अगर उबालते हैं तो जब वाष्प जमा होती है, ठीक है ना, तो वाष्प जो जमा होगी वो क्या होती है, उसी तरीके से जब पेट्रोल का प्रभाजी आसवन किया जाता है, जब वो जो वाष्प बनती है, उस वो वाष्प क्या होती है, LPG होती है, ठीक है। अब जब इसको हम जलाएंगे तो CO2 और CO अधिक मात्रा में निकलेगी, जो क्या होती है, CNG की तुलना में भारी होती है। अब CO2 और CO अधिक मात्रा में निकलेगी तो प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा, और CNG की तुलना में भारी है। इसका एक नुकसान ये है कि जब भी कहीं पर आग लगती है, सिलेंडर फटता है, तो LPG जो होती है वो उड़ती नहीं है, क्योंकि वो भारी होती है, तो वो वहीं पर रहती है, तो जब जलेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। और CNG जब सिलेंडर फट जाता है तो वो गैस है वो उड़ जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, इसलिए वहाँ पर जलने से नुकसान कम होगा। CNG है, उसमें क्या होता है, CO2 और CO का कम मात्रा में निकलती है, तो वो प्रदूषण भी कम होता है। LPG का अगर दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो CO2 और CO अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण अधिक होता है। CNG के उपयोग देखो ईंधन के रूप में, CNG LPG दोनों के ही है, ये ईंधन के रूप में किया जाता है। यातायात वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पे आजकल देखते हैं गाड़ियां भी गैस से चलती है ना, तो यातायात वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर भी LPG का, CNG का उपयोग किया जाता है। थर्ड, अपना कार्बनिक यौगिक है बहुलक। तो बहुलक हम देखेंगे, बहुलक हमारे ये चैप्टर का मेन टॉपिक है, इस कार्बनिक यौगिक का हमारा मेन टॉपिक है। तो अब देखते हैं बहुलक। जब छोटे छोटे सरल अणु मिलकर एक उच्च अणु भार वाली श्रृंखला, लंबी श्रृंखला युक्त अणु बनाते हैं, यानी जब छोटे छोटे अणु होते हैं, कार्बनिक यौगिक के छोटे छोटे अणु, ये छोटे छोटे अणु क्या कहलाते हैं, एकलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकलक। छोटे छोटे अणु को हम क्या बोलेंगे, एकलक। जब छोटे छोटे सरल अणु मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त अणु बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। इसे प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जब छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बहुलीकरण बोलेंगे, ठीक है। एकलक इकाई यानी छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एकलक बोलेंगे। और जो बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक अणु बनाते हैं
उसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो देखो बहुलक की श्रेणियां, यानी दो प्रकार के बहुलक होते हैं, एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक बहुलक मतलब जो प्रकृति में पहले से उपस्थित होते हैं, संश्लेषित बहुलक मतलब मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक की। देखो बहुलक का मतलब अगर अच्छे से बस समझना है, जैसे लोहा होता है, लोहा तत्व होता है, लोहा तत्व बहुत सारे लोहे तत्व के अणु मिलकर एक टुकड़ा बना लेते हैं। जैसे मतलब मान लेते हैं जैसे चेन होती है, चेन की एक कड़ी होती है, तो लोहे के बहुत सारे कण मिलकर एक कड़ी बनती है ना, और उस जैसी बहुत सारी कड़ियां बनाते हैं और आपस में उसको जोड़ देते हैं, तो वो एक तरह से बहुलक होता है। तो जो एक कड़ी होती है वो एकलक होता है, और जब कड़ियां मिलकर आपस में बहुत सारी बन जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुलक। तो ये था बहुलक। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक बहुलक की। प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? हमारी किताब में एक प्राकृतिक बहुलक दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में संश्लेषित बहुलक समझेंगे क्या होता है। तो प्राकृतिक बहुलक हमने पढ़ा है कि जो बहुलक प्रकृति में सीधे प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक बहुलक? प्राकृतिक रबर होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, रेजिन होता है आदि, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक बहुलक में सबसे पहला बहुलक है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर के बारे में अपन देखते हैं। यह वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ये क्या होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ को अगर अपन कट लगाएंगे तो वहां से एक वाइट कलर का दूध सा निकलता है, द्रव सा निकलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स या रबर क्षीर बोलते हैं, और उसी से प्राकृतिक रबर बनता है। और वो जो क्षीर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन क्या होता है, देखो ये होता है आइसोप्रीन। जैसे अपन सी लिखेंगे, यहाँ पर नीचे CH3 जोड़ दिया, डबल बॉन्ड लगा के CH2 जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक आइसोप्रीन है। N लगा देंगे तो बहुत सारे आइसोप्रीन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लगा दिया, N, ठीक है, N है, तो ये बहुत सारे आइसोप्रीन के यौगिक है, बहुत सारे आइसोप्रीन के यौगिक है। इसका बहुलीकरण करेंगे, क्या करेंगे, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण करेंगे तो अब यहाँ पर जो लिखेंगे उसमें सिर्फ इतना कर देंगे, ये डबल बॉन्ड हटा देंगे दोनों साइड के, और एक एक बंद इधर, एक बंद यहाँ जोड़ देंगे और एक बंद यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, देखो ये बंद जोड़ दिया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमने ये हो गया, क्या हो गया, पोली आइसोप्रीन। यहाँ पर N लगा देंगे क्योंकि ये भी बहुत सारे अणु हैं। जैसे अपन ने N आइसोप्रीन लिए, यानी N आइसोप्रीन के अणु लिए, उनके बहुलीकरण किया, तो N पोली आइसोप्रीन बनेगा। क्या बनेगा, पोली। पोली यानी बहुत सारे, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो पोली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का हम बहुलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, पोली आइसोप्रीन। ठीक है, लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर, लेटेक्स जो हमें प्राप्त होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल मिलाएंगे और उसे ठोस बनाया जाता है। लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे क्या करें, द्रव्य से ठोस बनाया जाता है। ये क्या होता है, ये ठोस बहुत कमजोर होता है, बहुत कम तन्य होता है, मतलब इसको खींचा नहीं जा सकता, अगर खींचेंगे तो जल्दी से टूट जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, सल्फर मिलाकर इसको गर्म किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बल्कनीकरण कहते हैं। जब लेटेक्स जो हमें पेड़ से जो दूध से द्रव्य प्राप्त हुआ है उसमें हम सबसे पहले एसिटिक अम्ल मिलाएंगे जिससे वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, और उसमें हम सल्फर मिलाकर उसे गर्म करेंगे, और इस विधि को हम क्या बोलेंगे, वल्कनीकरण कहेंगे। और इससे प्राप्त रबर मजबूत होता है तथा कम घिसने वाला होता है। तो ये हुआ प्राकृतिक रबर। अब देखते हैं संश्लेषित बहुलक। हमने प्राकृतिक बहुलक देख लिए, अब संश्लेषित बहुलक यानी मानव द्वारा निर्मित बहुलक और उनके उपयोग देखेंगे। तो मानव द्वारा निर्मित बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाता है, जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबर और आदि। तो हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। इसमें संश्लेषित यानी रबर बनाया भी जा सकता है और प्रकृति द्वारा भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में पहला अपन देखेंगे नाइलॉन 66 कि नाइलॉन 66 कैसे बनता है। देखो
नाइलोन 6,6 क्या होता है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनका दोनों का संघनन करेंगे तो नाइलोन 6,6 बनेगा। अब एडिपिक अम्ल और हेक्साडाइएमीन का अपन संरचना सूत्र बनाएंगे और अभिक्रिया करवाएंगे। देखो OH, सबसे पहले इसको लिखना कैसे, देखो याद कैसे होगा, ये CH2 होल्ट 4, इधर अपन ने C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH जोड़ देंगे और इधर भी OH जोड़ देंगे। तो ये क्या है, एडिपिक अम्ल। क्या है, एडिपिक अम्ल। अब हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस लगा दिया बीच में, तो यहाँ पर देखो CH2 होल्ट 6, यहाँ पर NH2 जोड़ देंगे और इधर भी NH2 जोड़ दिया, N और ये 2H। ठीक है, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये देखो OH प्लस H, तो H2O निकल गया ना। अब यहां से हम शुरू करेंगे, इधर भी H2O निकल जाएगा, तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पे लिख दिया अपन ने C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 4 C डबल बॉन्ड O। अब ये हटा देंगे, यहां से सीधा ये जोड़ेंगे NH CH2 होल्ट 6 और NH, ये बॉन्ड छोड़ दिया, आगे जुड़ेगा ये और इसके जैसे अणु और जुड़ेंगे। ठीक है, तो हमने एडिपिक अम्ल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से करवाई, संघनन किया तो नाइलोन 6,6 प्राप्त हुआ। तो नाइलोन, ये नाइलोन 6,6 है, ये क्या है, नाइलोन 6,6 है। अब ये एडिपिक अम्ल है, इसके भी हमने N अणु लिए, यानी बहुत सारे अणु लिए। हेक्सामेथिल डाइएमीन के भी बहुत सारे अणु लिए, मतलब N अणु लिए। तो अपने पास नाइलोन 6,6 के भी N अणु बनेंगे, है ना, बहुत सारे अणु बनेंगे, प्लस साथ में क्या निकलेगा, जल NH2O। ठीक है, तो यह है नाइलोन 6,6। तो हम इसको अगर भाषा में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भी एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, संघनन करवाएंगे तो नाइलोन 6,6 और जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की। नाइलोन 6,6 का उपयोग क्या होता है कि मशीन के गियर, मतलब जो बाइक होती है, फिर गाड़ी होती है, फिर कोई भी मशीन होती है, उनके गियर, बेरिंग बनाने में, दूसरा है टायर बनाने में, कपड़ा बनाने में, रस्सियां बनाने में और ब्रश बनाने में नाइलोन 6,6 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन देखते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टेरिथिलिक अम्ल से करवाएंगे। एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टेरिथिलिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो संघनन होगा। तो संघनन होगा तो जो हमें प्राप्त होगा वो टेरिलीन या फिर डेक्रोन। टेरिलीन को ही हम क्या बोलेंगे, डेक्रोन कहते हैं। ठीक है, टेरिथेलिक अम्ल कौन सा है, ये जो है वो टेरिथेलिक अम्ल है। टेरिथेलिक अम्ल दिखाओ, ये बेंजीन की हमने संरचना बता दी, C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, इधर भी C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, इधर OH और इधर भी OH। ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, ये टेरिथेलिक अम्ल है। ये क्या है, टेरिथेलिक अम्ल प्लस OH CH2 OH, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। जब एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ये H2O निकलेगा बीच में से, OH और H बन के क्या मिल जाएगा, H2O बन जाएगा। तो अपन यहां से लिखेंगे, इधर भी H2O बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, बेंजीन की संरचना C डबल बॉन्ड O, यहां से O बच जाएगा, देखो ये, तो ये O आ गया, फिर CH2, इधर भी O बचेगा, H तो जल के साथ निकल जाएगा, O, ये बॉन्ड खुला हुआ मिल जाएगा। इसके N अणु बनेंगे प्लस NH2O निकलेंगे। अब देखो, जो हमने टेरिथेलिक अम्ल, मतलब ये इतना अपने टेरिथेलिक अम्ल लिया, इसके N अणु लिए और एथिलिक ग्लाइकोल के भी N अणु लिए, दोनों की अभिक्रिया कराई तो N टेरिलीन के अणु बने, टेरिलीन के N अणु बने। तो अपन ने N लगा दिया यहाँ पर प्लस NH2O, यानी जल के भी बहुत सारे अणु निकलेंगे। ठीक है, तो यह टेरिलीन। टेरिलीन के उपयोग नहीं दे रखे, अपन रेयोन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेयोन। वो डेक्रोन था, ये रेयोन, उसको अपन क्या बोलेंगे, या तो टेरिलीन या फिर डेक्रोन। यह है रेयोन। रेयोन को हम देखते हैं कि सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर, सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है, तथा उसे, सेल्यूलोज का मतलब जैसे कागज के पन्ने होते हैं, वो होते हैं सेल्यूलोज के बने हुए। ठीक है, तो सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से भिगोकर साफ किया जाता है तथा उसे कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में घोलकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है।
सबसे पहले अपन ने क्या किया, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से भिगोकर साफ कर दिया, फिर उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर, कार्बन डाइसल्फाइड में उसको घोलेंगे और सेलुलोज का विलयन प्राप्त करेंगे। इस विलयन को महीन छिद्र से प्रवाहित करेंगे, महीन छिद्र से प्रवाहित कर HCl अम्ल छोड़ा जाता है, उस महीन में ही HCl अम्ल छोड़ा जाता है, जिससे रेयन के महीन रेस से प्राप्त होंगे, यानी धागे से प्राप्त होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रेसे। इनका उपयोग क्या किया जाता है, वस्त्र में, धागे में, दरियों आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं प्लास्टिक, इसकी बात करेंगे। संश्लेषित बहुलक में अपन ने पहले बात करी कृत्रिम रेसे की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक में पहला क्या है, पॉलीथीन। सबसे पहला प्लास्टिक का बहुलक कौन सा है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होता है, एथीन को उच्च ताप व दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनता है। कैसे बनता है, एथीन को उच्च ताप, तो एथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए आएगा क्योंकि ये एथीन है, एथेन होता तो सिंगल, एथीन है डबल बॉन्ड, और एथाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड। तो एथीन है तो डबल बॉन्ड आ गया, एथीन 2 कार्बन है तो एथीन बोलते हैं, मैथ एथ, तो एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बहुलीकरण करते हैं तो डबल बॉन्ड हट जाएगा बीच में से, तो इधर आया सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको अपन बोलेंगे पॉलीथीन। पॉली एथीन है ये, तो एथीन को बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीथीन बनेगा, यानी एथीन के बहुत सारे अणु, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। ठीक है, एन अणु लिए अपन ने एथीन के, तो एन अणु ही बनेंगे पॉलीथीन के। उपयोग क्या है, बैग, पाइप, ट्यूब आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या जुड़ा हुआ है, Cl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के N अणु लेंगे और उसका बहुलीकरण करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, तो N अणु बनेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड के। तो विनाइल क्लोराइड के N अणु लेंगे, उसका बहुलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कितने N अणु बनेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे भाषा में, अगर लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे कि विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणुओं का अगर बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं। उपयोग पाइप, जूते, चप्पल, कपड़े, खिलौने, ये सब बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है पॉली एक्रिलोनाइट्राइड PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड कैसे बनेगा, हमारा विनाइल साइनाइड, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड या फिर विनाइल साइनाइड भी हम इसको बोलते हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइड का दूसरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल साइनाइड। तो पॉलीविनाइल साइनाइड बनाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, विनाइल साइनाइड लेंगे। विनाइल साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, तो विनाइल साइनाइड के N अणु लेंगे और उसका बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीविनाइल साइनाइड बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अपन नीचे क्या जोड़ देंगे CN, इसके भी N अणु बनेंगे। जब N अणु विनाइल साइनाइड का बहुलीकरण करते हैं तो N पॉलीविनाइल साइनाइड के अणु प्राप्त होते हैं। पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर पॉली एक्रिलोनाइट्राइड के उपयोग क्या है, स्वेटर या फिर ऊनी वस्त्र बनाने के काम में आता है। पॉलीस्टाइरीन, नेक्स्ट क्या है, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, सब स्टाइरीन का बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन बनता है। तो N यानी CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये होता है स्टाइरीन। क्या होता है, स्टाइरीन। इसका बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन यानी सिंगल बॉन्ड CH2 CH C6H5 के N अणु बनेंगे। तो N स्टाइरीन का बहुलीकरण करेंगे तो N पॉलीस्टाइरीन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग। स्टाइरीन के उपयोग क्या होता है, चाय के कप, बोतल के ढक्कन और फ्रिज के भाग, यानी फ्रिज के अंदर जो प्लास्टिक वाले भाग होते हैं उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन का। अब हम बात करते हैं संश्लेषित रबर की। संश्लेषित रबर में दो है, ब्यूना S और ब्यूना N। इसका ब्यूना S नाम क्यों पड़ा, देखो ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन। देखो ब्यूना N क्या होता है, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो ब्यूटा
तो ब्यू तो यहाँ से आ गया, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, Na, तो BuNA, तो ब्यूना हो गया, Bu प्लस Na, तो ब्यूना, इसका नाम यहाँ से पड़ा ब्यूना। तो ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन का अभिक्रिया करवाएंगे तो ब्यूना बनेगा। ब्यूना क्या है, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन को CO2 की उपस्थिति में Na द्वारा उत्प्रेरित करने पर क्या बनता है, ब्यूना रबर बनता है। Bu प्लस Na बराबर BuNA। ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइट, यहाँ पर स्टाइरीन के साथ अभिक्रिया कराई और यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या बनेगा, ब्यूटा एन बनेगा। उपयोग क्या है, तेल की टंकियां, टायर, ट्यूब, चिकित्सा उपकरण इत्यादि बनाने में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अब इसका हम नामकरण करते हैं, देखो 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसका अपन संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ये लिखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है ना, तो ये 4 कार्बन लिख दिए। डाइईन कहां पर है, 1,3, तो 1 नंबर पे लगा दिया डबल बॉन्ड और ये 3 नंबर पे लगा दिया, तो ये हो गया 2,3 डाइमेथिल, यानी मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं कहां पर, 2 नंबर और 3 नंबर पे, 2 नंबर पे CH3 और ये CH3, तो ये आपका क्या हो गया 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। यहां पर अपना 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।